जय हिंद दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर। दोस्तों आज हम इस चैनल पर बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री या इतिहास के बारे में। इसके बारे में दोस्तों हिस्ट्री या इतिहास के बारे में। दोस्तों इतिहास का मतलब होता है, इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं की जानकारी देता है, वो घटनाएं जो कि निश्चित तौर पर घटित हुई है। ये जो हिस्ट्री शब्द है ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड, एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से, जिस हिस्टोरिया का मतलब होता है किसी बात की खोजबीन या छानबीन करके इस बात की सत्यता की जांच करना कि वो घटना निश्चित तौर पर घटित हुई है या नहीं हुई है। और एक यूनानी ही व्यक्ति हुए जिनका नाम था हेरोडोटस। जिनका नाम क्या था दोस्तों? हेरोडोटस। इन्हीं के द्वारा इतिहास पर सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी, सबसे पहली एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम क्या था दोस्तों? हिस्टोरिका। क्या नाम था दोस्तों? हिस्टोरिका। और बस यही रीजन है कि हेरोडोटस को क्या कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता कहा जाता है या इतिहास का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, हिस्ट्री ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड या एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से, जिस हिस्टोरिया का मतलब होता है खोजबीन या छानबीन करके किसी बात की सत्यता की जांच करना कि कोई घटना निश्चित तौर पर घटित हुई है या नहीं हुई है। ये जो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था क्या? हेरोडोटस, जिनके द्वारा हिस्ट्री पर सबसे पहली पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था क्या? हिस्टोरिका। और बस यही रीजन है कि हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक कहा जाता है। लेकिन इतिहास तो हम सिर्फ उसे ही कहेंगे जो कि घटना निश्चित तौर पर घटित हुई है, और जो निश्चित तौर पर घटना घटित हुई है उस घटना के हमारे पास कोई साक्ष्य, कोई एविडेंसेस या कोई सोर्सेस मौजूद होने चाहिए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमने उन सोर्सेस को 3 भागों में बांट दिया है। जो सोर्सेस हैं या जो स्रोत हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, उनको हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले स्रोत होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या इन्हें हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत में हम रखते हैं फॉसिल्स या अवशेषों को, मॉन्यूमेंट्स या स्मारकों को, स्टैचूज या मूर्तियों को, इंस्क्रिप्शन या अभिलेख, इंस्क्रिप्शन या अभिलेख, और अंतिम जिसमें हम रखते हैं कॉइन्स या सिक्के। ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मानी जाती है। कहने का मतलब फॉसिल्स, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, स्टैचूज, मूर्तियां, अभिलेख या इंस्क्रिप्शन और सिक्के, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस माने जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के हमको अवशेष मिले, जिन अवशेषों के जरिए ही हम लोगों ने ये कहा कि हम लोगों के यहाँ कोई सबसे पुरानी सभ्यता थी, जो कि कौन सी थी दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता थी। मॉन्यूमेंट्स या स्मारकों की बात करूं तो दोस्तों हमारे यहाँ आज ताजमहल है, हमारे यहाँ लाल किला है, हमारे यहाँ कुतुब मीनार है, बुलंद दरवाजा है। ये सब क्या है? ये सब स्मारक है जो बताते हैं कि ये कभी न कभी पहले बने होंगे। मूर्तियों में अगर बात की जाए तो मूर्तियों में हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, हमें नटराज की मूर्ति मिली, हमें राजा पुरोहित की मूर्तियां मिली। अगर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इंस्क्रिप्शन भारत के सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो माने जाते हैं अशोक के अभिलेख। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो अशोक के अभिलेख हैं वो मिले हमको खरोष्ठी लिपि और ब्रह्म लिपि में। और ध्यान रखेंगे
उसी से हमको पता चला कि जो अशोक है उसने अपने शासन काल में कौन कौन से कार्यक्रम करवाए थे। और अगर सिक्के की बात करें तो गुप्ता पीरियड का सबसे महान शासक एक शासक माना जाता है जिसका नाम था क्या, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के ही काल के हमें कुछ सिक्के मिले जिसमें संस्कृत भाषा में लिखाया हुआ था क्या, समुद्रगुप्त, और उसी में एक व्यक्ति को वीणा वादन करते हुए दिखाया था, जिससे हमें ये तो पता चला कि समुद्रगुप्त के ये काल के सिक्के हैं, साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि हमारे यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट या सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र भी क्या है, वीणा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, दूसरे सोर्सेस होते हैं हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस या इन्हें हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों क्या, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत दोस्तों दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं धार्मिक या रिलीजियस, और दूसरे हो सकते हैं गैर धार्मिक या नॉन रिलीजियस। अगर मैं धार्मिक स्रोतों की बात करूं तो धार्मिक स्रोतों में हमारे पास n नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। जैसे हमारे पास रामायण है, हमारे पास महाभारत है, हमारे पास ऋग्वेद है, हमारे पास सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, पुराण है, उपनिषद है। ये सब क्या है दोस्तों, हमारे धार्मिक स्रोत है, धार्मिक स्रोत या लिटरेरी स्रोत है। और अगर मैं बात करूं गैर धार्मिक स्रोतों की, तो गैर धार्मिक स्रोतों में हमारे पास है चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और अगर बात करें विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब हमारे यहाँ गैर धार्मिक स्रोत हैं। और अगर हम बात करें तीसरे सोर्स की, तो तीसरा सोर्स होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, या हिंदी में से हम कहते हैं दोस्तों विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। दोस्तों प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी आए और कुछ दिन उन्होंने स्पेंड किया कहाँ, भारत में या इंडिया में, और वापस जाकर के जमकर के बखान किया कहाँ का, इंडिया का। बस उसी में से कुछ था दोस्तों। अगर मैं गुप्ता पीरियड की बात करूं तो गुप्ता पीरियड का सबसे महान शासक माना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड के ही रूलिंग पीरियड में एक चीन से एक व्यक्ति आया जिसका नाम था क्या, फाहियान। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था फाहियान। और फाहियान ने कुछ वर्ष भारत में बिताए और जम करके बखान किया चीन में जाकर के, किसके बारे में, इंडिया के बारे में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में भी एक चीनी व्यक्ति भारत आया जिसका नाम था वेनशियांग। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये व्यक्ति भारत में 16 वर्ष तक रहा और इसने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा हासिल की और कुछ वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्यापन का कार्य भी किए। और ध्यान रखेंगे वापस जाकर के इन्होंने जम करके बखान किया, किसके बारे में, इंडिया के बारे में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इनके द्वारा ही एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम क्या था, सीयूकी नामक पुस्तक लिखी, जिनमें चीन और भारत के मित्रता या उस समय के व्यापारिक संबंधों के बारे में लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में जब दिल्ली सल्तनत में हमारे यहाँ चल रहा था कौन सा, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी में रूल कर रहा होगा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही रूलिंग पीरियड में मोरक्को से, अफ्रीका के मोरक्को से एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा इब्न बतूता। और इब्न बतूता के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई, रहला नामक पुस्तक, जिसमें भारत और मोरक्को के व्यापारिक संबंधों के बारे में लिखा हुआ है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वो सारी चीजें जो इन तीन प्रकार के सोर्सेस में से किसी भी एक सोर्स में खरी उतर जाती है, एक बात पर खरी उतर जाती है, केवल उसे ही हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे या हिस्ट्री कहेंगे। बाकी जिनके हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, जिनके हमारे पास सबूत नहीं है दोस्तों, मान के चलिए वो इतिहास नहीं है, वो केवल और केवल क्या है दोस्तों, अतीत है हमारा। केवल क्या कहा जाएगा दोस्तों, वो अतीत कहा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे सिलेबस की, जिसमें हम लोगों को पढ़ना ही क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स या इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में।
हमारा सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। हमें पढ़ना ही क्या दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास, क्योंकि भारतीय इतिहास बहुत बड़ा है इसलिए हमारे इतिहासकारों ने इसे सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है या 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें सबसे पहला भाग कहलाता है दोस्तों एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया या इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राचीन भारत। जो दूसरा पीरियड है दोस्तों वो कहलाता है मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और तीसरा फेज कहलाता है इसका क्या, मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। अगर दोस्तों मैं इन तीनों पीरियड की बात करूं तो इन तीनों पीरियड में जो सबसे लंबा पीरियड होगा वो कौन सा पीरियड होगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है एंशिएंट इंडिया का जो पीरियड होगा वही सबसे लंबा पीरियड होगा। इसीलिए दोस्तों हमारे इतिहासकार में हमारे इस एंशिएंट इंडिया को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया है, 3 प्रकारों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला निकल करके आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड या इसे ही हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। जो दूसरा पीरियड निकल कर आता है दोस्तों याद रखेंगे वो कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या इसे ही हम कहते हैं हिंदी में दोस्तों आध ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो पीरियड होता है दोस्तों वो कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एंशिएंट इंडिया को अकेले 3 पार्ट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अगर दोस्तों इनमें भी सबसे लंबे समय की मैं बात करूं तो ध्यान रखिए दोस्तों वो कौन सा पीरियड होगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल, क्या होता है आध ऐतिहासिक काल और किसे कहते हैं हम ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें मनुष्य के अंदर कोई सभ्यता नहीं थी। मनुष्य मानव पूरी तरह से क्या हुआ करता था, हंटर हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था और वो शिकार करके ही अपना जीवन यापन किया करता था। आद ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया था, लिपि लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन इसमें जितनी भी लिपियां लिखी गई है उसे पढ़ने में हम आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। और ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें मानव के द्वारा लिपियां लिखी भी गई हैं और जितनी भी लिपियां लिखी गई है उन सबको पढ़ने में हमने सफलता हासिल कर भी ली है। अगर दोस्तों इन तीनों पीरियड में भी मैं बात करूं तो इन तीनों पीरियड में जो सबसे लंबा पीरियड होगा वो कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है प्री हिस्टोरिक पीरियड। बस दोस्तों इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने इसे 2 एजेस में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक एज कहलाता है स्टोन एज। पहला कौन सा कहलाता है दोस्तों, स्टोन एज या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं पाषाण युग। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टोन एज या पाषाण युग। और दूसरा कहलाता है कॉपर एज। कॉपर एज या इसे ही हम कहते हैं ताम्र युग। क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्र युग। अगर मैं बात करूं इन दोनों एजेस में भी हम अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे बड़ा जो पीरियड होगा वो किसका होगा दोस्तों, पाषाण युग का होगा या स्टोन एज का होगा। इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने इस पाषाण युग को या स्टोन एज को भी फिर से 3 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड। कौन सा दोस्तों, पैलियोलिथिक पीरियड। इसे हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल।
दूसरा कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड, या इसे हिंदी में हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य पाषाण काल। और तीसरा पीरियड कहलाता है नियोलिथिक पीरियड, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं नवपाषाण काल। क्या कहते हैं दोस्तों? नवपाषाण काल। स्टोन एज को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी पीरियड्स लिखे हैं उनमें किसी में मैंने डेट्स नहीं डाली है, इसलिए हम अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। जब तक इनमें डेट्स नहीं डलेगी तब तक हम ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। बस इसीलिए दोस्तों अब मैं इसमें डेट डालना चालू करूंगा। लेकिन जो इतिहास का सबसे बड़ा डर होता है, इतिहास के 2 ही डर होते हैं दोस्तों। पहला नाम याद करना, दूसरा डेट्स याद करनी। तो दोस्तों जो पहला डर है आपका वो मैं पहले खत्म किए देता हूं। जो आपका पहला डर होता है, पहला फियर होता है, वो किसका होता है? डेट्स का होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं अभी की, तो अभी हम लोग करंट में हैं 2021 में। लेकिन अब यदि आज 2021 है तो पहले कभी 2000 भी रहा होगा, तो कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, तो कभी 0 भी रहा होगा। और ध्यान रखिए दोस्तों ये जो 0 ईयर है वही तो क्या है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ध्यान रखेंगे दोस्तों आज जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो ईसाइयों के द्वारा बनाया गया था बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के आधार पर। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के आधार पर जो कैलेंडर बनाया गया उसी कैलेंडर को नाम क्या दिया गया? ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम दिया गया। और इस पे ईसाइयों के एक पोप या ईसाइयों के एक पादरी हुए जिनका नाम था क्या? पोप ग्रिगोरी, उनके द्वारा बनाया गया था। इसीलिए इस कैलेंडर का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये जो 0 ईयर है ये ही वो ईयर है जिस सन में किसका जन्म हुआ? जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह का जन्म हुआ। लेकिन ईसा मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था तो क्या उससे पहले सिविलाइजेशन नहीं थी, दुनिया नहीं थी? सब कुछ था दोस्तों। तो इससे पहले भी कभी 500 हुआ होगा, इससे पहले भी कभी 1000 रहा होगा, इससे पहले भी कभी 2000 रहा होगा, और इससे पहले कभी 5000 रहा होगा, और इससे पहले कभी एक अनिश्चित काल तक रहा होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं जीसस क्राइस्ट के जन्म की, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म तक पहुंचते तक हम केवल और केवल किसमें चलेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। अगर आप देखेंगे तो पहले 5000, फिर 2000, फिर 1000, फिर 500। कहने का मतलब ये है कि जब तक जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक जितने भी पीरियड्स आएंगे वो सब क्या चलेंगे? उल्टे चलेंगे। कहने का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, घटते क्रम में चलेंगे। लेकिन जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होगा उसके बाद हम आ जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और हम चलेंगे किसमें? बढ़ते क्रम में। तो ध्यान रखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं उदाहरण के लिए, तो मैं अगर बोलूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई या उनकी डेथ कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। कहने का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो पीरियड है वो कहलाते हैं एडी, एडी या एनो डोमिनी। क्या कहलाता है दोस्तों? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी या एडी कहलाता है। और ईसा मसीह के जन्म के जितने पहले का ईयर है वो सब कहलाएगा क्या? बीसी या बिफोर क्राइस्ट, या इसे ही हम हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? ईसा पूर्व। और इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ईसवी। क्या कहेंगे दोस्तों? ईसवी या एनो डोमिनी। तो आई थिंक दोस्तों आपको डेट जो था वो समझ आ गया होगा। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो हमारे यहाँ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ कब? 1542 ईस्वी में, और उसकी डेथ कब हुई? 1605 में। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पीरियड चलेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद वो सब क्या चलेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। और जितने भी पीरियड उनके जन्म से पहले के होंगे वो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे।
तो अब हम दोस्तों डालना शुरू करते हैं क्या, डेट्स। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है या पूरा पाषाण काल है, उसका काल माना जाता है